डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक स्टार्ट जो कि है खनिज लवण। खनिज लवण जिनको क्या कहते हैं, मिनरल सॉल्ट कहते हैं। मिनरल सॉल्ट इनको कहा जाता है। हमारे शरीर में हमारे कुल शरीर भार का जो 96% भाग है वो किससे बना होता है? हमारे शरीर का टोटल जो वेट है उसका 96% भाग है वो किसका बना है? पानी, कार्बोज, प्रोटीन और वसा का बना हुआ है। 96% भाग है वो किसका बना हुआ है? 96% भाग है वो पानी, कार्बोज, प्रोटीन और वसा से मिलकर बना हुआ है। बाकी शेष कितना रह गया इसमें? 4%। 4% होगा तभी तो 100% बनेगा ना। तो 4% है वो किसका बना हुआ है? वो जो 4% है वो क्या है? खनिज लवण है, मिनरल्स हैं। यानी कि 96% भाग में ये सारी चीजें हैं और जो 4% बची हैं वो क्या है? हमारे शरीर में खनिज लवण होते हैं। इस प्रकार से जो खनिज लवण है अगर उपस्थिति के आधार पर देखा जाए तो खनिज लवणों की अल्प मात्रा ही, यानी कि ये कितने हैं? बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा है। और तो कितनी है? 4% है। ये 4% मात्रा ही शरीर में विद्यमान रहती है, परंतु यह अल्प मात्रा होते हुए भी इनकी जो महत्ता है वो शरीर निर्माण तथा सुरक्षा की दृष्टि से अमूल्य है। बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है इनकी। इनको ये नहीं कहा जा सकता कि 96% अगर हमने ये सारी चीजें ले ली तो 4% इसकी आवश्यकता नहीं है। ये 4% भी क्या रखता है? एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, एक महत्वपूर्ण योगदान इसके अंदर रखता है शारीरिक वृद्धि और विकास की या सुरक्षा की दृष्टि से। खनिज लवणों की जो प्रकृति है, खनिज लवण अकार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं। खनिज लवण क्या होते हैं? अकार्बनिक तत्व होते हैं। ये जो खनिज लवण है इनमें कार्बन की जो मात्रा है वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। और इनको जलाने पर कार्बनिक तत्व तो जल जाते हैं। अगर इनको हम जलाते हैं तो कार्बनिक तत्व तो जल जाते हैं, परंतु जलने के बाद जो राख बच जाती है ये राख ही क्या कहलाती है? ये राख ही जो होती है वो खनिज लवणों के कारण होती है। कि कहें कि हमारे शरीर में कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व हैं, तो कार्बनिक तत्व तो जल जाते हैं, लेकिन अगर हम इनको जलाते हैं और जलाने के बाद जो शेष राख बच जाती है वो क्या है? वो खनिज लवण ही, खनिज लवणों के कारण ही वो राख बचती है। तो एक तरह से इनको खनिज लवणों को राख की संज्ञा भी दी गई है। शरीर में खनिज लवणों का जो वितरण है वो हमारे शरीर में लगभग 24% खनिज लवण विद्यमान रहते हैं। हमारे शरीर में कितने प्रतिशत खनिज लवण विद्यमान रहते हैं? 24% खनिज लवण है वो विद्यमान है, जो या तो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं या फिर कार्बनिक पदार्थों के साथ संयुक्त रूप में जुड़े हुए होते हैं। या तो ये क्या मिलेंगे? या तो स्वतंत्र रूप से मिलेंगे, अलग मिलेंगे, या फिर किसी न किसी जो कार्बनिक पदार्थ है उनके साथ जुड़े हुए यानी कि संयुक्त रूप से मिलते हैं। अब खनिज लवण हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 स्वरूप में या 3 रूपों में उपस्थित होते हैं। वो 3 रूप कौन कौन से हैं उन पे चर्चा करते हैं। सबसे
से जो खनिज लवण है वो स्वतंत्र रूप में विद्यमान रहते हैं। तीन रूपों में होते हैं। पहला है स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से विद्यमान। दूसरे जो होते हैं हमारे प्रायः जो खनिज लवण वो स्वतंत्र रूप से कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। अगर कहें कि स्वतंत्र रूप से जो खनिज लवण है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जो हमारी सेल्स होती हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, सेल्स में मिलते हैं, कोशिकाओं में ये मिलते हैं। दूसरा ये किसके अंदर होते हैं, ये खनिज यौगिक के रूप में होते हैं। खनिज यौगिक के रूप में, खनिज यौगिक के रूप में किस प्रकार से है, जैसे कि कहें कि सोडियम और प्लस में ये यौगिक हो गए। सोडियम तो क्या है, खनिज लवण है, और ये क्लोरीन भी क्या है, ये भी क्या है, खनिज लवण ही है। और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये यौगिक के दो खनिज लवण मिलकर क्या बना दिया, एक यौगिक बना दिया। तो ये क्या है, सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। ऐसे ही क्या बन सकता है हमारा, जैसे कि कैल्शियम और क्लोरीन, प्लस में क्लोरीन मिलकर क्या बना देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बना देते हैं। तो ये क्या बन गए हमारे, इस प्रकार से जो खनिज लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक के रूप में रहते हैं। सोडियम क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बना देते हैं। तीसरा जो रूप बताया वो है कार्बनिक यौगिक के रूप में। तीसरा आपको क्या बताया, कार्बनिक यौगिक के रूप में। कार्बनिक यौगिक के रूप में किस प्रकार से हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं, जैसे खनिज लवण कार्बनिक तत्वों के साथ में, जैसे कि कार्बोज, प्रोटीन और वसा के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, यौगिक बनते हैं। तो किस प्रकार से बनते हैं, जैसे कि हिम प्लस में ग्लोबिन, जैसे यहां बताया मैंने, हिम प्लस में ग्लोबिन। तो हिम क्या है हमारा, आयरन, और ये क्या, ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार से प्रोटीन। तो हिम क्या है, ये खनिज लवण है, खनिज लवण, और ये क्या है हमारा, एक प्रकार का प्रोटीन है। तो ये क्या बन गया, ये हमारा क्या है, इसमें कार्बनिक यौगिक है और ये अकार्बनिक यौगिक। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, हीमोग्लोबिन बना देता है। ये दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन। इस प्रकार से ये हमारे क्या है, तीन रूपों में होते हैं। एक और हो जाता है जैसे कि हमारा फास्फोरस और प्रोटीन, जैसे कि फास्फोरस प्लस में प्रोटीन मिलकर क्या बना देते हैं, फास्फोप्रोटीन का निर्माण करते हैं ये। तो ये क्या बना दिया, एक प्रकार से कार्बनिक यौगिक के रूप में। इस प्रकार से ये हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं। तो कितने रूप में खनिज लवण पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहते हैं, जो कि किसमें पाए जाते हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो हमारे शरीर के सेल्स हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। दूसरा क्या बताया आपको इसमें,
दूसरा बताया आपको खनिज यौगिक के रूप में सोडियम प्लस में क्लोरीन मिलकर क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड बना देता है, और कैल्शियम प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बना देते हैं, सोडियम कैल्शियम क्लोराइड बना देता है। तो ये क्या है, खनिज यौगिक के रूप में है। तीसरा कार्बनिक यौगिक के रूप में, जैसे हिम प्लस में ग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन बना देता है, वैसे ही फास्फोरस और प्रोटीन मिलकर क्या बना देता है, हमारा फास्फोप्रोटीन बना देता है। तो ये क्या है, हमारा कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें खनिज लवणों के वर्गीकरण पर बात करते हैं। वर्गीकरण या कहें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम क्या करेंगे, जैसे ये दो प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। एक तो है मुख्य खनिज तत्व, मुख्य खनिज तत्व, और दूसरे होते हैं गौण गौण तत्व, गौण खनिज तत्व। तो मुख्यतः दो भागों में बांटे गए हैं। मुख्य खनिज तत्व है वो कौन कौन से हैं हमारे शरीर में, खनिज लवण है वो, जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम है, फास्फोरस है, और कौन सा होगा इसमें हमारा, पोटेशियम, इसको कैल्शियम को कैल्शियम, इसको हम डिनोट करते हैं फास्फोरस को पी से, और पोटेशियम को करते हैं के से दर्शाते हैं। और कौन से हो जाएंगे हमारे इसमें, सल्फर एस से, और क्या है हमारे इसमें सोडियम, सोडियम Na, और आ जाएंगे हमारे क्लोरीन और मैग्नीशियम। क्लोरीन क्लोरीन और मैग्नीशियम। ये हमारे क्या है, मुख्य खनिज लवण है। इसके अलावा गौण खनिज लवण कौन से होंगे, गौण में आ जाएंगे हमारा लोहा, लोहे के बाद आ जाएगा मैग्नीज, लोहा Fe, और मैग्नीज का हो जाएगा हमारा Mn। अगला आ जाएगा हमारा इसके अंदर तांबा, तांबा है, तांबे को हम किससे करते हैं, कॉपर। अगला है हमारा कोबाल्ट, CO कोबाल्ट, और आ जाएगा हमारा इसमें एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आ जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन F से करते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा आयोडीन, कैपिटल I से। और भी है हमारे इसके अंदर, जैसे कैडमियम है, और इसके अंदर ब्रोमीन है, जिंक है,
सेलेनियम है, निकेल, इस प्रकार से बहुत सारे और भी क्या है गौण खनिज लवण है जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। इनको किसके अंदर शामिल किया गया है? इनको मिनरल्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब सबसे पहले हम जो मुख्य खनिज लवण हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उनमें सबसे पहले खनिज लवणों के मुख्य जो कार्य हैं उन पर चर्चा करते हैं। खनिज लवणों में सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, कैल्शियम की बात करते हैं। ये जो हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्जाम में है, सिलेबस में है, कुछ सारे नहीं करने, हमें कुछ ही क्या करने हैं, खनिज लवणें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? हमारा एक मुख्य खनिज लवण है। मुख्य खनिज लवण के अंतर्गत कैल्शियम आता है। शरीर में अन्य खनिज लवणों की अपेक्षा कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक शरीर के अंदर पाई जाती है। हमारे शरीर में कुल भार का 4% भाग आपको बताया खनिज लवणों का होता है, जिसमें से लगभग आधा भाग, आधा जो वजन होता है, अभी आपको क्या बताया, टोटल जो हमारा बताया था आपको कितने होते हैं हमारे शरीर में, 4% खनिज तत्व पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। उनमें से आधा यानी कि 2% जो मिनरल है वो कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक इसके अंदर पाई जाती है शरीर के अंदर। तो शरीर में कुल जमा कैल्शियम का 99% जो भाग होता है, ये मान लो कि 2% हमारे शरीर में कैल्शियम है, उसका जो 99% भाग है, 99% यानी कि 1% को छोड़कर 99% जो कैल्शियम है वो कहाँ पर पाया जाता है? हमारी जो हड्डियां हैं या अस्थियां कहें एवं दांतों में उपस्थित होता है। अस्थियों एवं दांतों में क्या पाया जाता है? 99% कैल्शियम है वो यहीं पर पाया जाता है। बाकी जो 1% कैल्शियम बच जाता है वो अन्य जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, कोमल तंतु और रक्त के जो सीरम है तथा अन्य तरल पदार्थों में 1% जो बचा हुआ कैल्शियम है वो वहां पर पाया जाता है। तो सर्वाधिक कैल्शियम की जो मात्रा है वो किसके अंदर पाई जाती है? अस्थियों और दांतों के अंदर पाई जाती है, क्योंकि अस्थियों और दांतों के फॉर्मेशन के लिए, निर्माण के लिए सर्वाधिक जो आवश्यकता होती है वो किसकी आवश्यकता है? वो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इनके बिना इनका फॉर्मेशन, इनके बिना अस्थियों का और दांतों का निर्माण संभव नहीं है। एक नवजात शिशु के शरीर में जितना उसका वजन है, जैसे कि 3 से 3.5 किलोग्राम उसका वजन होता है, तो उसके शरीर में मात्र 27 से 28.5 ग्राम तक कैल्शियम उपस्थित रहता है। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उस बालक में वृद्धि होती है और उसके शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा है वो बढ़ती हुई जाती है। यानी बच्चा जब पैदा होता है, जब उसका वजन 3 से 3.5 किलोग्राम होता है, तब उसके शरीर में कितनी कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है? उसके अंदर 27 से लेकर 28 ग्राम तक कैल्शियम है वो उसके अंदर पाया जाता है। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे उसके शरीर का विकास होता जाता है, उसकी हड्डियां मजबूत होती जाती हैं, विकसित होती जाती हैं, उसके शरीर में इनका निर्माण है वो बढ़ता जाता है। कैल्शियम का जो मात्रा है वो बढ़ती हुई चली जाती है। परंतु उसके जैसे जैसे बालक में वृद्धि होती जाती है, उसके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और पूर्ण तरह जब वह वयस्क हो जाता है, उसके शरीर में 1000 से लेकर 1200 ग्राम तक कैल्शियम विद्यमान हो जाता है। तो आप अनुमान लगाइए कि 1000 से लेकर 1200 ग्राम
बच्चा पैदा होता है तो कितनी होती है, इतनी कैल्शियम की मात्रा होती है। और जब एक वो अडल्ट बन जाता है तब क्या हो जाता है, जब वह वयस्क बन जाता है तो उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा कितनी बढ़ जाती है, देखो 1000 से लेकर 1200 ग्राम तक उसके अंदर कैल्शियम विद्यमान हो जाता है। अस्थियों की वृद्धि एवं विकास के लिए कैल्शियम है वो सर्वाधिक जरूरी है, परंतु शरीर में कैल्शियम का जो पूर्ण उपयोग है वो तभी हो सकता है जब कैल्शियम एवं फास्फोरस का अनुपात सही हो। अब कहेंगे कैल्शियम के बिना ही काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। कैल्शियम के साथ साथ में हमें किसकी आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कहे कि कैल्शियम अकेला कार्य नहीं करेगा, इसके साथ अगर फास्फोरस नहीं होगा तो हड्डियों और दांतों का निर्माण नहीं हो पाएगा। जब इसके साथ फास्फोरस मिल जाता है तब जाकर क्या है, इसका विकास होता है। शैशवावस्था, वृद्धि की अवस्था, गर्भावस्था एवं स्तन्यदान की अवस्था में कैल्शियम एवं फास्फोरस का अनुपात है वो कितना होना चाहिए, 1:1। 1:1 मतलब 1% क्या होगा हमारा, 1 ग्राम कैल्शियम होगा तो 1 ग्राम हमारा कितना है, फास्फोरस होना चाहिए। इस अवस्था में कैल्शियम की मांग बढ़ जाती है और परंतु प्रौढ़ावस्था के लिए कैल्शियम एवं फास्फोरस का अनुपात है वो कितना होना चाहिए, 1:2। प्रौढ़ावस्था, जब प्रौढ़ावस्था हो जाती है तब कैल्शियम 1% और फास्फोरस कितना होना चाहिए, 2% होना आवश्यकता है, क्योंकि इस उम्र में कैल्शियम की मांग अधिक नहीं होती है। केवल शरीर के विभिन्न जो क्रियाकलाप होते हैं उनको सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी हड्डियों का विकास होता है, बोन फॉर्मेशन होती है, दांतों का विकास होता है, तब उसे क्या है, कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। लेकिन जब बुजुर्ग प्रौढ़ावस्था आ जाती है तब उस अवस्था में, क्योंकि उसका विकास तो होना ही नहीं है, उसको कैल्शियम किस लिए चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उनको संपन्न करने के लिए रेगुलेटरी फंक्शंस जो होते हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसीलिए वहाँ पर कैल्शियम की जो मांग है वो कम हो जाती है, किसकी अपेक्षा, शैशवावस्था और जो वृद्धि की अवस्था है, गर्भावस्था है, या फिर कहे स्तन्यदान की जो अवस्था है उसके कंपैरिजन में। तो ये थे हमारे कैल्शियम की क्या है, इसकी मांग कितनी है, शरीर में इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है। अब बाकी हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।